morning students. Now this is the second video of chapter 2 forms of business organization class 11th. Now I'm taking this topic partnership. Okay, what is partnership? पार्टनरशिप जो है बहुत ही पुराना फॉर्म ऑफ बिज़नेस का, जिसमें कि हम स्मॉल और लार्ज दोनों मीडियम दोनों तरह के बिज़नेस को लेके चल सकते हैं, यानी कि जिसको आप छोटे पैमाने पे भी खोल सकते हो और बड़े पैमाने पे भी खोल सकते हो। पार्टनरशिप मेनली ज़्यादा पुराना तो नहीं है, पर यह है कि नया है। लोग आज भी पार्टनरशिप करते हैं, आपने देखा भी होगा लोग पार्टनरशिप पे बिज़नेस खोलते हैं। तो पार्टनरशिप में आपको जो मेन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट, वो ये याद रखना है, वेयर देयर इज़ ए 2 और मोर पर्सन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं कि मिनिमम 2 है, 1 है, 3 है। लोग क्या करते हैं, गलत टिक कर देते हैं। मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, 2 और मोर देन 2 विच कैरी आउट द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर डेफिनेशन पे या मीनिंग पे आते हैं। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु अग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर देयर पर्पस। बिजनेस को खोलने के लिए 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ मिलकर अपने पर्पस को, यानी कि बिजनेस के पर्पस को पूरा करते हैं, और वो पर्पस मैनेजरियल और फाइनेंशियल, यानी कि आपकी जो कैपेसिटी है, अपने सामने वाले से आपकी अलग कैपेसिटी है काम करने की, आपस में मिलके पैसा लगाया आपने, तो आपने एक तरह से पार्टनरशिप बिज़नेस खोल लिया है। पार्टनरशिप बिज़नेस में अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप रिलेशन है किसका? 2 या 2 से अधिक लोग का, जो कि डिसाइड करते हैं कि हम बिज़नेस साथ में चलाएंगे और प्रॉफिट शेयर करेंगे उसी बिज़नेस से। वो बिज़नेस चाहे सब लोग मिलके चलाएं, चाहे सब लोग के बजाय कोई एक चलाए, मगर सब उससे जुड़े हों, यानी कि बिज़नेस एक ही चला सकता है, मगर सबका नाम हो बिज़नेस में, पार्टनरशिप में, तो इसलिए इसे पार्टनरशिप कहते हैं। व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप फीचर्स क्या हैं। फॉर्मेशन ईजिली फॉर्म हो जाता है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ध्यान रखिएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अपने आप को ये स्टैब्लिश कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है इनकी जो होती है लाइबिलिटी, वो अनलिमिटेड होती है। ओके, फिर आते हैं रिस्क बेयरिंग। जो भी रिस्क ये बेयर करते हैं, तो सोल प्रोप्राइटर में क्या था, एक ही इंसान बेयर करता है। यहाँ जितने पार्टनर होंगे वो सब रिस्क को बेयर करेंगे। डिसीज़न मेकिंग, जितने पार्टनर्स होंगे वो सब डिसीज़न मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि सबका अपना अपना एरिया होता है, वो सब मिलके किसी भी डिसीज़न को साथ में मिलके लेंगे। तो किसी एक का डिसीज़न नहीं होता इसमें, किसी भी तरह क्रूशल डिसीज़न हो वो सब भी साथ में मिलके लेते हैं। कंटिन्यूटी, बिज़नेस कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान काम करता था, तो वहाँ पर बिज़नेस ख़त्म होने के चांसेस थे। पर यहाँ पर क्या है, बिज़नेस ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग हैं। तो वो लोग जो भी डेथ होती है, रिटायर होता है या चला जाता है बिज़नेस छोड़ के, उसकी बजाय और लोग, जितने लोग उस बिज़नेस में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। वो बंद नहीं कर सकते, उनकी मर्ज़ी पे। नंबर ऑफ़ पार्टनर्स, अब देखिए नंबर ऑफ़ पार्टनर पे ध्यान दीजिएगा। द मिनिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म आर 2, मिनिमम 2 होते हैं, एंड मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, 100 सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट पार्टनरशिप है तो 100 होने चाहिए। ओके, मैक्सिमम, मिनिमम तो 2 होंगे, ये तो हर जगह दिया हुआ है, मगर मैक्सिमम 100 हो सकते हैं गवर्नमेंट पार्टनरशिप में। और रूल 10 के अंडर यहाँ दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट इज़ 50, यानी कि अगर रूल यहाँ पर जो सेक्शन दिया है इनके अकॉर्डिंग 100 है, और यहाँ जो रूल दिया है 10 के अकॉर्डिंग 50 हो सकते हैं। ओके, फिर आते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये लोग जो आपस में बिज़नेस स्टैब्लिश करते हैं, ये आप म्यूचुअल, यानी कि आपस में मिल के समझदारी से, साझेदारी से बिज़नेस को स्टैब्लिश करते हैं। तो इनके आपस में रिलेशन अच्छे होते हैं, म्यूचुअल कंसर्न से करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड कर लेते हैं, तब ये बिज़नेस स्टैब्लिश करते हैं। फिर आते हैं मेरिट क्या है इनकी, ईजी टू फॉर्म, ये आराम से फॉर्म हो जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कभी भी, क्योंकि इनके लिए कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। ये भी पार्टनरशिप डीड जो होता है वो साइन करते हैं, मगर ओरल भी हो सकता है, वो वर्बल भी हो सकता है, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है फॉर्म करने के लिए। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यहाँ जो डिसीज़न होता है वो बैलेंस होता है, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि सारे पार्टनर्स की जो मानसिक अवस्था है, साइकोलॉजिकल थिंकिंग जो है, वो एक ही फील्ड में ना हो, तभी वो पार्टनर बनेंगे जब उनकी
अलग अलग फील्ड में उनका ज्ञान होगा। तो वो सब लोग स्पेशलिस्ट होते हैं अपने अपने फील्ड के, इसलिए इनकी डिसीजन मेकिंग क्या होती है, बैलेंस होती है। सब लोग अपने अपने मेरिट डीमेरिट बताते हैं डिसीजन में। लार्जेस्ट फाइनेंशियल सोर्स, जितने लोग मिलते जाते हैं उतने ही फाइनेंशियल रिसोर्स इनका स्ट्रॉन्ग होता जाता है, यानी कि इनका इतना कैपिटल बढ़ता रहता है जैसे जैसे लोग इसमें ऐड होंगे। रिस्क बेयरिंग क्या है, जितने पार्टनर्स हैं वो सब रिस्क को बेयर करते हैं, किसी एक को अकेले बेयर नहीं करना पड़ता। सीक्रेसी इसमें क्या है, सीक्रेट जब पार्टनर्स हैं, अगर फर्म उन्होंने खोला है तो एक तरह से सीक्रेट मेंटेन हो सकता है, मगर ये इसका डीमेरिट भी है, सीक्रेट मेंटेन नहीं भी हो सकता है। मान लो किसी पार्टनर को आपके पार्टनरशिप में सिर्फ वो किसी धोखा देने या फ्रॉड करने के लिए आया, तो वो आपके सीक्रेट को लीक आउट भी कर सकता है। तो ये भी ऐसा चांसेस होने के चांसेस होते हैं। फिर आते हैं डीमेरिट में क्या दिया, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड यानी कि किसी भी जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर लॉस आपने ज़्यादा बिज़नेस में हो गया है तो एक तरह से सबको मिलके, सारे पार्टनर्स को मिलके बेयर करना पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा बड़ा रिस्क होगा तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ये लोग डिसॉल्व कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ लॉसेस। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज, जितने पार्टनर्स काम करते हैं वो अपना कैपिटल रिसोर्सेज क्या होता है उनका लिमिट हो जाता है, यानी कि लार्ज स्केल में भले ही खोल लें मगर बिज़नेस में हर तरह के लोग तो पार्टनरशिप में नहीं जुड़ते ना, तो एक्सपेंशन होने के चांसेस कम होते हैं। लोग अपना दिमाग बढ़ाते हैं कि उनको किस फील्ड में जाना है, तो अपने अपनी फील्ड के हिसाब से वो लोग डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जितने पार्टनर्स होंगे सबकी अपनी अपनी मानसिक अवस्था अलग अलग होगी, तो लड़ाई झगड़े के चांसेस भी बहुत होते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर मान लीजिए 2 ही पार्टनर हैं तो अगर किसी एक की डेथ हो गई तो आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता है। तो ये मेरिट में भी आता है, डीमेरिट में भी आता है कि कंटिन्यू होने के चांसेस कम होते हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनरशिप में लोग कम इन फेथ रखते हैं क्योंकि पार्टनर्स क्या है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को, फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स को नहीं शो करते हैं, इसलिए चांसेस होते हैं इनके कि पब्लिक इन पर ट्रस्ट नहीं करती है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एक तरह से ये म्यूचुअली लोग काम करते हैं मगर कहने के लिए म्यूचुअली काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअली काम करें। कुछ लोग ऐड होते हैं मगर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए होते हैं। तो म्यूचुअल काम करना पार्टनरशिप में कम पार्टनर होने में तो फ्रूटफुल है मगर ज़्यादा पार्टनर्स होने में फ्रूटफुल नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टाइप्स क्या क्या है इनके, पहले है टाइप पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब कि एक डेफिनेट टाइम के लिए आप अपनी इच्छा के अनुसार, आपकी डिज़ायर है कि आप इस समय तक के लिए अपने विल के अकॉर्डिंग इस समय तक के लिए पार्टनरशिप करोगे। जैसे कि मान लो मेरी डिज़ायर है कि 5 साल के लिए पार्टनरशिप खोलूँगी, दैट इज़ माई डिज़ायर। मैंने उसको फिक्स कर दिया कि 5 साल तक की इच्छा है मेरी कि मैं पार्टनरशिप करूँगी, तो ये हो गया पार्टनरशिप एट विल। जहाँ आपकी इच्छा ख़त्म हो गई वहाँ पार्टनरशिप आप डिज़ोल्व कर सकते हो। फिर आता है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। आपने डिसाइड किया कि 10 साल की, जैसे कि मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी कंपनी के साथ और आपने कहा कि ये बिल्डिंग जब तक बनेगी तब तक ही हम पार्टनर हैं, जिस दिन ये बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाएगी, फर्निश्ड हो जाएगी, तब हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो ये फिक्स पीरियड के लिए, जैसे वो टाइम ख़त्म होगा वो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। फिर आते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, यानी कि एक स्पेसिफिक काम के लिए आप पार्टनर्स बने हैं। आपने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप करेंगे जब तक कि टास्क ख़त्म नहीं होता, और जिस दिन ये टास्क ख़त्म होगा हमारी पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, यानी कि किसी न किसी पर्पस के लिए आपने बिज़नेस को बिज़नेस में पार्टनरशिप की है। तो ये हो गया विल, आपके डिज़ायर के अनुसार, फिक्स पीरियड समय के अनुसार, पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इच्छा, टाइम, पर्पस, ये है। फिर आते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब लायबिलिटी क्या है, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो यहाँ पर लायबिलिटी को भी कुछ भाग में डिवाइड किया गया, इसी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को भी डिवाइड कर दिया गया है। इनको 2 भाग में किया गया, एक है जनरल पार्टनरशिप, एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप पे देखिए क्या दिया हुआ है, द पार्टनर्स इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज अनलिमिटेड इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप, विच मीन इफ द एसेट ऑफ द फर्म आर नॉट इनफ देन क्रेडिटर कैन सेटल देयर अकाउंट बाय हैविंग क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी। जनरल पार्टनरशिप आपको बता रही है कि सारे मेंबर्स की पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड, यानी कि अगर आपके लॉस आपके बिजनेस के प्रॉपर्टी को, एसेट को बेच के नहीं होता तो आपके पर्सनल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ जनरल, यानी कि इन जनरल जो हमने पॉइंट पे पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक में अनलिमिटेड लायबिलिटी, वही पॉइंट यहाँ बोल रहा है। मगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है
द पार्टनरशिप फर्म इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि सारे पार्टनर की जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर बताया द पार्टनरशिप फर्म इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब क्या होंगे, यहाँ पर वन पार्टनर जो है लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पर दी हुई है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि सारे पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, एक्सेप्ट वन यहाँ पर दिया हुआ है, विच ऑफ ऑल ऑफ द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक पार्टनर जो होगा उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी क्या होगी, लिमिटेड होगी। देखिए मेन फीचर्स क्या दिए, द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड, एक पार्टनर की अनलिमिटेड होगी। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर कैन बी लिमिटेड, यानी कि इन और सब पार्टनर की लिमिटेड होगी, जितने भी पार्टनर हैं, यानी कि जितने उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही वो पे करेंगे। यानी कि सीधी भाषा में कहा जाए तो यहाँ पर सारे पार्टनर्स की क्या थी, अनलिमिटेड थी, यहाँ सारे पार्टनर की लिमिटेड है एक्सेप्ट वन, जो वन बचेगा उसकी क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, जो कि फर्स्ट पॉइंट पे सिद्ध हो रहा है। द पार्टनर विद द लिमिटेड लाइबिलिटी कैन बी अ स्पेशल पार्टनर, जो जिस पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी उनको हम स्पेशल पार्टनर कहेंगे। द स्पेशल पार्टनर इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जो स्पेशल पार्टनर होगा, जिसकी जो पार्टनर्स स्पेशल होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, वो बिज़नेस के मैनेजमेंट पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ना आप कोई बुक किसी पार्टनर्स के मैनेजमेंट के पार्टिसिपेशन में भाग नहीं ले सकते, मगर वो बुक सारी चेक कर सकते हैं और वो कभी भी बिज़नेस, उनकी वजह से किसी बिज़नेस में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। ओके, यानी कि सिंपल सी भाषा में यहाँ पर ऑल पार्टनर अनलिमिटेड है, यहाँ पर ऑल पार्टनर लिमिटेड है, एक जो है वो अनलिमिटेड है। द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर, यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि बिज़नेस में हर तरह की एक्टिव पार्टिसिपेशन करे, यानी कि कैपिटल को कंट्रीब्यूट करे, प्रॉफिट का हिस्सा ले, तो इसे कहते हैं एक्टिव पार्टनर। बिजनेस में काम करने वाला एक्टिव पार्टनर होता है। फिर नेक्स्ट होता है स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट पार्टनर वो होता है द पार्टनर हु डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता है। द पार्टनर आर नॉट बाउंड बाय द एक्टिविटी ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी कि वो किसी भी एंगल से बिजनेस की किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। फिर आते हैं सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो होता है द सीक्रेट पार्टनर इज़ वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज़ नॉट नोन टू आउटसाइडर, यानी कि पार्टनर्स में जितने लोग हैं वो सब तो जानते हैं कि हमारा सीक्रेट पार्टनर है, मगर जो आम जनता है, आउटसाइडर है, उनको हम नहीं बताते कि वो हमारा पार्टनर है, तो वो उसे कहते हैं सीक्रेट पार्टनर। फिर आते हैं नॉमिनल पार्टनर। द नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म, द पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट। ये ऐसे पार्टनर हो जो कि सच में पार्टनर नहीं होते हैं, ना कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, ना कोई पार्टिसिपेशन करते हैं मैनेजमेंट में, कुछ भी ऐसा नहीं करते जो कि पार्टनर्स को करना चाहिए। बस उनकी नेम और गुडविल से हमारे बिजनेस को कोई ना कोई बेनिफिट हो जाता है, इसलिए इसको हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं इनके। नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। स्टॉपल मतलब क्या होता है, सिर्फ एक एग्जाम्पल से आप समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज़ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड और कंडक्ट। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, यू आर नॉट अ पार्टनर, आई एम नॉट अ पार्टनर, मान लो मैं पार्टनर नहीं हूँ, मगर मैं वहीं पर बैठी हुई हूँ और मैं बिज़नेस जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसके बारे में बता रही हूँ, यानी कि अपने वर्ड पे, मेरे कोड ऑफ कंडक्ट से किसी आउटसाइडर, किसी पार्टी को, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये भी पार्टनर है, सिर्फ उनको ऐसा महसूस होता है मेरे एक्शन से, मेरे वर्ड से, मेरे कोड ऑफ कंडक्ट से, तो इसीलिए उसे कहते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर ए हु इज़ नॉट द पार्टनर्स Mr. X as an active partner of the partnership firm applies for a loan। एक हम लोग गए बैंक में, मिस्टर एक्स जो है पार्टनर है, वो गए बैंक में, उन्होंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, और मिस्टर ए हु इज़ नॉट दी पार्टनर रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट द फाइनेंसर टू गिव द लोन। अब मिस्टर ए जो है, मान लो मैं हूँ मिस्टर ए, मैं तो पार्टनर नहीं हूँ, मगर मेरे कहने की वजह से बैंक ने उन मिस्टर एक्स को लोन दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे जो वर्ड्स हैं उसकी वजह से वो कन्विंस हो गया इनको लोन देने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि इनकी वजह से हम लोन दे सकते हैं, मेरे वर्ड की वजह से, मेरे कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, इसलिए उनको लोन मिल गया। मिस्टर ए विल बी कंसिडर एज अ नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल इफ द पार्टनरशिप फर्म फेल टू पे बैक द लोन, देन द फाइनेंसर कैन क्लेम द लोन फ्रॉम मिस्टर ए। अब मेरे शब्दों की वजह से उन्होंने लोन दिलवा दिया उनको, मगर कल क्या हुआ, फाइनली मिस्टर एक्स ने पेमेंट नहीं कर पाई, तो बैंक जो है, कैशियर जो है, वो मेरे से पैसा डिमांड कर सकता है, क्योंकि मैंने प्रिटेंड किया है ऐसा कि मैं उस पार्टनरशिप में काम करती हूँ। आते हैं नेक्स्ट, नॉर्मल पार्टनर बाय होल्डिंग। द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर द फर्म partnership firm but who does not object when the other person call him as a partner in the firm, this is called nominal partner by holding। यानी कि एक पर्सन है, उसने ना कहा है ना हाँ कहा है, यानी कि उसने मना भी नहीं किया है और ना उसने ऑब्जेक्शन किया है जब मैंने उसको पार्टनर बुलाया, तो ऐसे को हम पार्टनर एज अ होल्डिंग आउट कहते हैं। यानी कि ना वो हाँ कह रहा है ना वो ना कह रहा है। जिससे मैंने मान लो सामने वाले से पूछा कि तुम क्या पार्टनर हो, उसने ना हाँ भी बोला, ना हाँ बोला, ना बोला, तो मैंने मान लिया है कि वो पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए अप्लाइज फॉर अ लोन एंड सेइंग दैट Mr. X apply for a loan saying that Mr. A is also a partner in the firm and Mr. A show no objection to the statement of Mr. X, then Mr. A will be called as nominal partner by holding out and he will be liable to pay back the debt when the company got by using his name। हम लोग गए किसी बैंक में लोन लेने के लिए और बैंकर वाले ने पूछा कि क्या आप दोनों पार्टनर हैं, तो एक पार्टनर नहीं होने के बावजूद ना उसने रिस्पॉन्स कुछ नहीं किया, ना हाँ बोला ना बोला, तो बैंक की नज़र में वो पार्टनर एज अ होल्डिंग आउट बन जाएगा और उसके जब भी कंपनी को कोई भी नुकसान होगा तो हम उस पार्टनर से पैसा ले सकते हैं और वो जो कंपनी है वो उसका नाम यूज़ कर सकती है एज अ होल्डिंग आउट। फिर आते हैं माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर को छोटी सी भाषा में समझ लो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दिया हुआ है, माइनर पार्टनर वो होता है जिसकी एज 18 साल से कम होगी, वही माइनर पार्टनर कहलाएगा। ओके, उसकी एज जो होती है वो 18 से कम होगी। डू नॉट परमिट अ माइनर टू बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप, द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड बाय द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। यानी कि सिर्फ फर्म में अगर उसको कोई बेनिफिट हो रहा है तभी वो पार्टनर माइनर पार्टनर बनेगा, अदरवाइज़ वो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर पार्टनर वो कोई कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो किसी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, वो आउटसाइडर के लिए लायबल भी नहीं होता, वो किसी भी तरह का लॉस सफ़र नहीं करता, ही गेट ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यानी कि माइनर पार्टनर कोई भी काम नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है। ओके, तो इसमें और कुछ नहीं दिया है, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेता है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब दो से अधिक लोग कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, और मेनली ओरल और रिटर्न पार्टनरशिप हो सकता है एग्रीमेंट, तो आप ओरल भी कर सकते हैं रिटर्न भी, मगर अगर आपको लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको एग्रीमेंट ज़रूरी है, रिटर्न। जैसे कि मान लो कल को कोई लड़ाई हो जाए तो आप कहीं तो शो कर सको कि आपने ये चीज़ ऐसी बोली थी या ऐसा कमिटमेंट हुआ था, तो एग्रीमेंट जो रिटर्न होता है वो इस चीज़ को एविडेंस के तौर पे लिया जाता है इन द आइज़ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। आफ्टर साइनिंग द साइन एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फर्म कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि जैसे ही साइन हो जाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। अब पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए अगर जिसने रिटर्न डॉक्यूमेंट किया है तो वो पार्टनरशिप में इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है पार्टनरशिप फर्म की, अभी वो पार्टनरशिप डीड के नाम से आता है। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करता है पार्टनरशिप में पार्टनर्स, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके, पार्टनरशिप डीड में एक तरह से रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लिखे होता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन देखिए ये लिखे हैं लाइन वाइज, तो हम इसको थोड़ा सा लेते हैं। नेम ऑफ़ द फर्म, यानी कि क्या फर्म का नाम होगा, क्या नाम और एड्रेस होगा पार्टनर का, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनका नाम और एड्रेस होना चाहिए। किस तरह का बिज़नेस आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, किस प्लेस पे वो बिज़नेस है, पार्टनर कितना कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉफिट का उनका हिस्सा है, पार्टनर्स की क्या क्या राइट और ड्यूटीज़ हैं,
किस तरह से आप अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल के बेस पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो बिज़नेस में, क्या सैलरी आप अपने पार्टनर को दे रहे हो, अगर रिटायरमेंट होगा तो आप क्या मोड लोगे, डिसोल्यूशन होगा तो किस तरह से आप करोगे, अगर मान लो कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे किस तरह से सॉल्व करोगे, और अगर मान लो किसी आप पार्टनर से लोन लेते हो तो उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपको बताना पड़ेगा। और ऐसे ही काफ़ी पॉइंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में। ये कुछ मेन पॉइंट्स दिए हैं जिनको आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि MCQ में मैं पूछ लूँ कि पार्टनरशिप डीड में इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं है या कौन सा पॉइंट है, तो आप इनको कम से कम ध्यान से देख लीजिएगा। अब आते हैं इसी वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं लेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पार्टनरशिप फर्म को क्या क्या चीज़ें होती हैं देखनी पड़ती हैं। लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ पार्टनरशिप टू इटसेल्फ रजिस्टर, बट then also partner prefer to get the firm registered because unregistered firm suffer from the following serious problem। ऐसा पॉइंट दिया हुआ है कि आप अपने आप को रजिस्टर मत करिए। पार्टनरशिप क्या है, मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आपकी वॉलंटरी है। वॉलंटरी यानी ऐच्छिक है, आपकी मर्ज़ी, आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करो चाहे ना करो। मगर आप रजिस्टर अगर नहीं करते तो आपको ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि अगर कोई पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट, अगर मान लो आपको कहीं से भी लॉस हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हो। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टी। ना आपके अगेंस्ट कोई केस कर सकता है, ना आप किसी के अगेंस्ट केस कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने को रजिस्टर नहीं किया है तो आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता, ना आप किसी के अगेंस्ट कर सकते हो, और ना आप किसी पर्सन के अगेंस्ट कर सकते हो केस, ना किसी कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हो। अगर मान लो किसी थर्ड पार्टी से आपको नुकसान हुआ है तो आप उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकते क्योंकि यू आर अ अनरजिस्टर्ड फर्म। अगर मान लो आप अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हो। न यहाँ पर पहला पॉइंट दिया पार्टनरशिप के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो, सेकंड पॉइंट दिया किसी अदर पार्टनर के लिए नहीं कर सकते हो। यहाँ पर भी अपने बिज़नेस में कोई पार्टनर है उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते क्योंकि और अनरजिस्टर्ड फर्म, और किसी भी थर्ड पार्टी या आउटसाइडर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हो। इसीलिए पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या क्या प्रोसीजर है पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने का, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। द पार्टनरशिप फर्म कैन रजिस्टर एनी टाइम, कभी भी रजिस्टर हो सकता है। अब रजिस्टर कराने का देखिए फॉर्मेलिटी क्या है। आपको टू गेट दी फर्म रजिस्टर द पार्टनर हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रार इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फ़ीस। आपको जब भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा आप उसके लिए जाएंगे, जिस एरिया के आप हो उस एरिया के रजिस्ट्रार के पास आप जाओगे कुछ पैसे के साथ, वो आपको फॉर्म देगा, उस फॉर्म को आप भर के ये फ़ीस आप जमा कर दोगे। और आपको क्या क्या चीज़ें अटैच करके लगानी है, देखिए यहाँ पर है नेम ऑफ़ द फर्म, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका फर्म का नाम है क्या, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है ये आपको अटैच करना पड़ेगा। द नेम ऑफ़ एनी बिजनेस प्लेस वेयर फर्म विल कैरी आउट, यानी कि जिस जगह आप अपना बिजनेस कैरी कर रहे हो उसका नाम लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, किस दिन पार्टनर कौन कौन सा एडमिट हो रहा है वो लिखना पड़ेगा। नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल दी पार्टनर, जितने पार्टनर हैं उनके नेम और एड्रेस होना चाहिए। और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कितने साल के लिए कितने महीने के लिए आप बिज़नेस चला रहे हो वो लिखा होगा। और उसको पूरे सारे पार्टनर्स साइन करेंगे, जितने पार्टनर्स होंगे वो सब साइन करेंगे। जब उसको रजिस्ट्रार वेरीफाई कर लेगा और ये पा जाएगा, खुशी खुशी सेटिस्फाई होकर पा जाएगा कि सारी जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भर रहे हो ऑथेंटिक है, तभी वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। जैसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आपका फर्म क्या है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो रजिस्ट्रार को कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो सबमिट की है वो सही थी, इसलिए अपना बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हो। दिस ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। मैं इस पर ध्यान फोकस दे रही हूँ, आप इसको देखिए पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में डिफरेंस। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने मन से भी ये डिफरेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर भी सेम है, जॉइंट हिंदू और पार्टनरशिप के बीच में, जैसे कि किस एक्ट के अंदर फॉर्म होता है, कितने पार्टनर होने चाहिए, टाइम है कि नहीं है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, तो ये आप आराम से बना सकते हो। ओके, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा मुझको, मैं इसको सॉल्व कर दूँगी। देन ऑल द बेस्ट फॉर यू टुडेज़ मॉक टेस्ट, दैट्स ऑल।